बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के सीज़ फायर के एक्सटेंशन के मामले को लेकर बहुत सी क़यासराइयाँ सामने आईं। पहले अगर आप देखें एक बयान जो अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तरफ से आया कि वी आर नॉट देयर येट बट बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर से कल जब ऐसे तासुर दिया जा रहा था कि मामलात हल होने वाले हैं, बिल्कुल मुफाहमत जो है वो करीब नज़र आ रही है और एक जो 60 डे मेमोरेंडम की तरफ हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने की बात हो रही थी, जिसमें US नेवल ब्लॉकेट उसको हटाने की बात हो रही थी ईरानियन पोर्ट्स का, और साथ ही साथ बाकी जो मामलात हैं जो ज़्यादा शायद कशीदगी का बायस हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान, मिसाल के तौर पे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर बाद में जाके बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि फौरी तौर पे जो कल ये तासुर दिया गया था वो सिचुएशन रूम में जो 2 घंटे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एडवाइज़र्स के साथ गुजारे हैं, उसके बाद शायद वो तासुर थोड़ा सा ज़ायल हो चुका है। मिसाल के तौर पे वो जो इजलास था सिचुएशन रूम के अंदर अमरीकी सदर का, वो बग़ैर किसी नतीजा के ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ जो ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, अगर आप उनका बयान भी देखें तो वो ऑब्वियसली अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल तस्वुर कर रहे हैं कि आप अगर सफारतकारी का कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे तो ये अमेरिका की गलती है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप तीसरी बार डिप्लोमेसी को यानी सफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बदस्तूर एक तो आपको US नेवल ब्लॉकेट नज़र आ रहा है आबनाए हॉर्मुज़ का, फिर मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं। उनकी डिमांड्स वो कहते हैं कि जी बढ़ती चली जा रही हैं, और इससे ये चीज़ साबित होती है कि अमेरिका बातचीत में और मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फ़ैसला मौखर हो गया है, ये आज बड़ी ख़बरें थीं। और ये ख़बर सबसे पहले जो है वो अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई। उन्होंने दावा किया कि इसमें थोड़ा सा अब डिले जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उस जानिब बढ़ रहे हैं। वाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया कि अमेरिका के मुफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही कोई डील मुमकिन है, और इसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि ईरान से भी ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जिसमें उनको लगता है कि मुज़ाकरात में जो है वो बहुत ज़्यादा मुतालबात का सामने आना बहुत ही एक बड़ी ऑब्स्टिकल है या हर्डल है जो इस मामले को फ़ाहम तफ़हीम से हल नहीं होने दे रहा। जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया है उसके बाद की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। तकरीबन 92 डेज़ हो चुके हैं, 90 दिन, 3 माह से ज़ायद ये सिचुएशन ऐसी ही आपको नज़र आ रही है। और क्या कोई हल वाकई निकल पाएगा, ये क्या रूटीन का डिले है या वाकई अभी बहुत से मराहिल तय करना बाकी हैं, इसी सब पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमा मलिक, शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले फरमाइएगा कि कल कहीं ऐसे लग रहा था कि चीज़ें बहुत तेज़ी से किसी डील की तरफ जा रही हैं, बार बार ही बताया जा रहा था कि जी हमारे तकरीबन तमाम मामलात पे इत्तफाक हो गया है, एक मेमोरेंडम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो MOU है साइन हो जाएगा, उसके तहत ये 2-3 चीज़ें हैं और इस पे तो फौरी तौर पे अमल शुरू हो जाएगा। ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप जाते हैं सिचुएशन रूम में, उसके बाद जब उनका इजलास मुशीरान के साथ बेनतीजा ख़त्म होता है तो उसके बाद से डिले की खबरें आने लग गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी ये दावा है, इंटरनेशनल मीडिया तमाम का तमाम ये कह रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब डील का मामला जो है या मुआहदा ईरान के साथ करने का मामला उसको ताख़ीर उसमें कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि कुछ और नई चीज़ें सामने आई हैं कि जिसकी वजह से ये ताख़ीर है या ये रूटीन का कोई डिले है? बहुत बहुत शुक्रिया सादिया साहबा, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में लेने का। दूसरा देखिए, एक पैटर्न डेवलप होता चला जा रहा है ईरान और अमेरिका की इस जंग का, बल्कि अमेरिका की इस जंग का जो कि उन्होंने ईरान पे इम्पोज की दी है। और वो पैटर्न ये है कि जब हफ्ता ख़त्म होता है तो अमेरिकी सदर की तरफ से या उनके दफ्तर की तरफ से कोई ना कोई एक शगुफा छोड़ दिया जाता है। और जो दोस्त हु आर रीडिंग एंड ऑडिटिंग दिस वॉर वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के लिए या उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है कि आप इस तरह की कोई खबर दें जिससे जो रेडनेक्स हैं वो भी खुश हो जाएं, जैसे वो ये जो शराइत उन्होंने डाली हैं
वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई भी 100% उन शराइत के ऊपर अमल करके दिखाए, खासतौर पे ऐसा मुल्क जो कि इंतहाई खुददार है और उसने अभी हार नहीं मानी। तो यहाँ कोई हार जीत तो नहीं हुई, ये तो एक स्टेलमेट की कैफियत है। और ये स्टेलमेट की भी जो कैफियत है, हम सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका की जो जाहरियत थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान की मदद हासिल की और अपने आप को एक ऑनेस्ट स्पेस प्रोवाइड की। और अब उस ऑनेस्ट स्पेस को वो एक्सप्लॉइट करते हैं हफ्तावार इस तरह की खबरें छोड़ के, इस तरह के शगुफे छोड़ के, ताकि अव्वल तो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है और जो आलमी स्टॉक मार्केट है वो मुस्तहकम रहे, वो उसमें उतार चढ़ाव उनकी मर्जी के मुताबिक होने लगे। और फिर वो बिल्कुल। इस तरह ये बात साथ करते हैं कि ईरान जो है उसको कोई ऐसी खुशी की खबर ना मिले ताकि ईरान की तरफ से यानी दोज हु आर वाचिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्टिविटीज, और उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से उनको जो है किसी भी तरह से पॉजिटिव रेटिंग मिलनी है। तो उस पॉजिटिव रेटिंग के लिए ये सारी बातें की गई हैं। और ये जो सिचुएशन रूम में उन्होंने अपने सारे मुशीरान के साथ बैठ के बात की, उन्होंने कहा कि जी जौहरी ताकत तो ईरान को बिल्कुल भी हम इस्तेमाल करने देंगे और उनको बनाने देंगे, वो अपना हुर्मस को खोलें और जीरो टोल टैक्स लगाएं, वो ये करें वो करें, तो हम क्या करें? बिल्कुल। हम तो कुछ भी ना करें, हम तो बैठ के बस आराम से गोलगप्पे खाएं। तो इस तरह तो नहीं होता, यू गिव सम एंड यू टेक सम। तो ये डिल्यूशनल तरीके से कोई भी पीस डील नहीं होती। और अगर ऐसी कोई पीस डील हो भी जाए, आप अंडर ड्यूरेस किसी को बहुत मजबूरी में बिल्कुल अपने जेर बार करके करें तो उसकी कोई लॉन्जिविटी नहीं होती। ऐसी पीस डील हमेशा बैकफायर करती है। और ईरान के बैकफायर करती, सिलसिले में ट्रू। तो लॉन्जिविटी का और उनको जेर बार करने का जी, ऑलरेडी इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है, ईरान तो को भी ये नज़र आ एक रहा है कि जी पहले भी वो चाहे आप 2015 की उनकी डील देख लीजिए JCPOA, जिससे ख़ुद अमेरिका पीछे हट गया था, और मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान के आने के बाद भी 2 दफ़ा तो ये रीसेंट पास्ट में रीसेंट हिस्ट्री हमें बताती है कि जी ईरान पे हमला हो गया। सो मिसट्रस्ट का एलिमेंट बहुत है। एक चीज़ रॉक साहिबा जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल तक जब हमें ये बताया जा रहा था US मीडिया या प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जी वो जो ड्राफ्ट है जिस पे दोनों पार्टीज़ अग्री कर चुके हैं, अब वो ड्राफ्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एलाइज को भिजवा दिया है। उसमें इजराइल सर फहरिस्त है, बाकी भी उन्होंने कहा कि जी उनके यूरोप में भी कुछ इत्तेहादी हैं, एशिया में भी कुछ इत्तेहादी हैं, तमाम ममालिक को उन्होंने भिजवा के लीडरान से मशवरा कर रहे हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप का सिचुएशन रूम का इजलास किसी कंक्लूजन के बगैर ख़त्म हो जाता है। फिर खबर आती है प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डील में ताख़ीर के लिए आमादा हैं, वो मौखर कर रहे हैं इस माहदे को। सो क्या इसका कोई ताल्लुक इज़राइल के या ख़ास तौर से उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू के राज़ी ना होने पे या उनकी तरफ से आमादगी के ना आने पे भी हो सकता है? बहुत अहम पहलू है, क्योंकि हम हमेशा इस चीज को एज अ बाइनरी देख रहे हैं। हम इसको एक कॉन्फ्लिक्ट डायड में देखते हैं, अमेरिका वर्सेस ईरान, विच इज नॉट अमेरिका वर्सेस ईरान, अमेरिका एंड इजराइल वर्सेस ईरान, प्लस एक्स नंबर ऑफ कंट्रीज जिनको वो वक्तन फवक्तन प्ले अप कर रहे हैं जब भी उनको लगता है कि जो जंग है वो ठंडी पड़ रही है। और किसी तरीके से अमेरिका जो है वो किसी चीज पे ईरान के साथ जो है कोई मुआहदा कर लेगा, आमादगी जाहिर कर देगा, उनके मौक़िफ़ से जो है आमादा हो जाएगा। तो इसराइल जो है वो बीच में कोई ना कोई लकूना छोड़ देता है। अगर वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं करता, तो वो जो खलीजी इत्तेहादी ममालिक हैं उनके साथ कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, वहाँ नहीं होता तो वो लेबनान की तरफ चला जाता है। और हम ये बिल्कुल। देख रहे हैं कि फिलहाल की ट्रैक पे लेबनान के साथ भी एक पीस नेगोशिएशन चल रही है, विच इज लीडिंग नोवेयर। और इस सारी जो गेम चल रही है, जिसमें ईरान को भी उन्होंने इंगेज किया हुआ है, लेबनान को इंगेज किया हुआ है, और उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि गाजा में वो अब ये कह रहे हैं कि मजीद जो है पैलेस्टीनियंस जो कि अपने मदरलैंड पे हैं उनका इनखला कराया जाए, ताकि इसराइल का जो एरिब्स इसराइल का ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है उसको पायत तकमील किया जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग है, तो क्या ये वाकई सिर्फ अमेरिका ईरान की जंग है?
कि इस जंग में हमारे पास और बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो इस जंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, और बेसिकली दिखाया कुछ जा रहा है और असल की कहानी कुछ और है। और असल की कहानी जो है, ईरान उसमें एक बहुत अहम मोहरा है। मोहरा इसलिए है क्योंकि ईरान वॉज द ओनली कंट्री जो कि इसराइल को डायरेक्टली थ्रेटन करती थी। बिल्कुल। इराक न्यूट्रलाइज हो गया, सीरिया न्यूट्रलाइज हो गया, टर्की बहुत हद तक एक डिफरेंट नहज से अपनी पॉलिटिक्स को रन करता है। और उनका मौकफ, उनका तरीकाकार चीज को करने का और है। ईरान का जो था, एक बहुत डायरेक्ट थ्रेट था जो इजरायलीज को दिखाई देता था, तो उन्होंने ईरान को न्यूट्रलाइज करने की नाकाम कोशिश की है। और जस्ट टू हैव लो स्टेक्स, ताकि बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्रंटल अटैक ना हो। नॉट दैट इट डिड नॉट हैपन, इट डिड हैपन, बट जो फ्रंट प्लान उन्होंने रखा वो अमेरिका को रखा, और उसका एक बिल्कुल। प्रीटेक्स्ट बनाया कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं करता, ईरान जो है वो फलां चीज में ताउन नहीं करता, और अमेरिकी जहाज जो है वो अपना हुर्मुज़ को ब्लॉकेट करके बैठे हुए हैं। तो इस सारी खिलवाड़ के पीछे जो असल हाथ है वो इसराइल। टेक्निकली एंड ओनली इसराइल का है, जो कि और खासतौर पर नेतन्याहू का, जिनके लिए जंग को बढ़ाना जो है वो उनकी पॉलिटिकल मौत के दरमियान खड़ा हुआ है। सो अगर ये जंग हट गई तो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात लगे हुए हैं, वो दोबारा उनकी जो सामने आए, मिसकॉन्डक्ट बिल्कुल। है, उन्होंने जो अपने मुल्क सही। खुल के अच्छा, सामने आए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, विल हैव टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, स्टे ट्यून्ड। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपको ये ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया से आई कि एक 60 रोज़ का MOU है जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिस पे अग्रीमेंट फ़िलहाल सामने आ रहा है और उसकी 3 बुनियादी शिकें हैं। मिसाल के तौर पे ईरान सबसे पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको खोल देगा, उसको रीओपन कर देगा और अमेरिका जो है वो अपना नेवल ब्लॉकेड हटा लेगा। और तीसरी ये कि जो ईरान के फ्रोज़न एसेट्स हैं उस हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त होगी। कहीं पर इसको 12 बिलियन के करीब डॉलर के करीब जो है वो शो किया गया, कहीं पर 20 बिलियन डॉलर जो है वो भी लिखा गया कि ये ईरान को जारी कर दिए जाएंगे, जो ईरान का पैसा है और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के बैंकों में मौजूद है। अब ये ड्राफ्ट भेजा जाता है इजराइल को और दीगर अमरीकी इत्तहादियों को, और फिर ये खबर आती है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हतमी फ़ैसला जो है वो इस डील पे वो मौखर कर दिया है। इसी पे हम बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इजराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान मौशी एतबार से स्ट्रॉन्ग हो। ईरान एक ऐसा मुल्क इस खत्ते का बचा है जिसको इजराइल मुकम्मल कोशिश के बावजूद भी तोड़ नहीं पा रहा। अमेरिका ने भी उसका साथ दे के देख लिया है, लेकिन ईरान नहीं टूटा, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि इस सारे असना में हमें एक और ख़बर आती है जो कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ वॉर रादर, जो कि वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उनकी तरफ से कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो फिर हम दोबारा भी ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि ये सीज़ फायर के एक्सटेंशन से मामला वाकई दोबारा हमले पे और जंग के शुरू करने पे तो नहीं जा रहा? आप हतमी बात और कोई बहुत एक इंटेलिजेंट गेस उन लोगों के लिए करते हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बताएं कि जी व्हाट वी मीन टू डू वी विल डू इट। अमेरिका अगर ये कहता है कि हम अमन करना चाहते हैं तो वो जंग कर देता है, जब वो कहता है हम जंग करना चाहते हैं तो वो सीज फायर कर लेता है। सो उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो perhaps they're using it as a war strategy or they're using it as any other thing, कोई एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी के उसमें शोबे में रखा हुआ है, या फिर ये कि उनको इस बात की सीरियसनेस का एहसास नहीं हो रहा कि जो इस तरह जो जंग छेड़ रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे कितने ज़्यादा हैं। शायद वो यही चाहते हैं कि एक इंतशार फैला रहे जिसकी वॉर इकोनॉमी के जुमरे में अमेरिका जो है उससे अर्न करता रहे। अगर हम ये कहें कि अमेरिका तैयार है मजीद लड़ने के लिए, तो हाँ बिल्कुल अमेरिका तैयार है। अमेरिका के पास बहुत हथियार हैं, वॉर मशीनरी है, बट क्या अमेरिका एक्सटेंडेड वॉर को झेल सकता है? मेरे नहीं ख्याल में कि वो ये कर सकता है, बिकॉज वॉर को शुरू करना बहुत आसान होता है, वॉर को निभाना, किसी भी मुल्क को बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करके तबाह बर्बाद करना बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो कि वहाँ बड़े बड़े बम फाड़े जाएं और वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। हाँ, आप ह्यूमन विल को ब्रेक कर सकते हैं, आप ह्यूमन विल को ब्रेक नहीं कर सकते। आप किसी से जो है डॉटेड लाइंस पे जहरियत करके मुआहिदा नहीं ले सकते। और अगर वो ये करेंगे तो ईरान ने ऑलरेडी दिखाया था पिछले 50 दिनों की वॉर में कि आप हमारे साथ कुछ भी कर रहे हैं, हमारा रिजॉल्व तो बहुत ज्यादा खड़ा है। आपको याद होगा साथिया साहिबा कि जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ये भी बात कर रहा था कि ईरान में जो है उन्होंने रिजीम चेंज करनी है और उसके लिए रजा शाह पहलवी जूनियर को उन्होंने खड़ा किया था। और वही इरानियंस जो कि जो इनकम्बेंट रिजीम थी उसकी पॉलिसीज, उसकी टैक्सेशन, उसकी इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे उनको लेके प्रोटेस्ट कर रही थी, जो थी सड़कों पे आई हुई थी, वही अवाम है जब अपने लीडरान के पीछे खड़ी हुई है मुकम्मल तौर पे। तो आपने तो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन कर दी ना, आपकी स्ट्रैटेजी काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। तो आप अगर जो भी करेंगे, ये कोई डाउट नहीं कर रहा कि अमेरिका जंग के लिए तैयार नहीं, बल्कि सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका को बहुत शौक है जंग लड़ने का। पर अमेरिका ने इतने दिनों में ये भी देखा है कि जिस तरह पहले उसने जंगें लड़ी हैं अपने इत्तेहादियों के बलबूते पे, अब वो जंगे इत्तेहादियों के बलबूते पे वो नहीं लड़ सकता। यूरोप के इत्तेहादी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं। दे डोंट एग्री इन प्रिंसिपल एज वेल एज इन द फिलोसफी विद अमेरिका जब ईरान के ऊपर जंग करने की बात चलती है। और अमेरिका को ये भी पता है कि ईरान को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत साइलेंटली बट बहुत पोटेंटली चाइना एक रोल प्ले कर रहा है, और वो रोल जो है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और वो रोल बहुत ही क्रिटिकल है। और उस रोल की वजह से अमेरिका बहुत सख्त परेशान है। हाँ, अमेरिका ये जरूर चाहता है कि एक फेस सेविंग हो,
जो रेड नेक्स हैं उनके सामने उसका जो है नाक ऊंचा रहे और आने वाले इलेक्शंस में जो है उसको सुबकी हासिल ना हो। तो ये मौजूदा रिजीम का एक बहुत बड़ा एम है। और जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो स्टॉक मार्केट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए टुवर्ड्स द वीकेंड इस तरह के बयानात आना शुरू हो जाते हैं, ताकि हर किस्म का जो इंटरेस्ट ग्रुप बैठा हुआ है वो अपने पैसे हेज कर रहा है स्टॉक मार्केट में, तो वो अपने पैसे अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करके अपने जो प्रॉफिटेरिंग है उसको हासिल करता रहे। और सही। सबसे बड़ी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये वॉर चलती रहे। तो ये तो सिर्फ अमेरिका के डायनामिक्स हैं, बट ऑफ कोर्स जो आपने पीछे भी एक बात कही कि इजराइल का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उसका रोल है, उसका इंटरेस्ट है। तो ये सारी मिली जुली चीजें जो हैं वो एक इस खित्ते में हीट बनाए रखेंगी। बट अच्छा। अमेरिका को ये भी पता है कि अगर ये हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उससे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे और उसके ऊपर जो अमेरिका का अपना एक हम क्या कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो फिर एक मिटिगेशन का और मिक्स सिग्नलिंग करता रहता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक चीज़ ये जो अभी बयान में जिसका जिक्र कर रही हूँ पीट हेग्सेथ का कि जी मुआहदा ना किया तो फिर दोबारा भी हम हमला कर सकते हैं, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि करना है तो कर लें, फिर आप कितना उसको पायदार रख सकेंगे और आपकी इकोनॉमी पे और आपके अपने मुल्क पे, आपके पॉलिटिकली जो हालात हैं इस वक्त जो वहाँ पे दबाव उस पर क्या असरात आते हैं। ये बताइए, जब से ये 3 महीनों से जब से ये हमला हुआ है हम देख रहे हैं कि मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले वो रिजीम चेंज की बात की, फिर इनफैक्ट ही completely changed the definition of regime change when he said कि जनाब वो सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई है तो ये regime change ही है, हालांकि उन्हीं के बेटे आके वो सुप्रीम लीडर मौजूद हैं। फिर वो मिसाइल प्रोग्राम पे बात हुई, ड्रोन प्रोग्राम पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो ही केप्ट चेंजिंग द गोल पोस्ट्स। इस वक्त अगर ये कहते हैं कि जी अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो दोबारा हमला कर देंगे, तो इस वक्त क्या है, गोल क्या है, इस वक्त वो क्या चाहते हैं, जब ऑन वन हैंड पता चलता है मुआहदे के बड़े करीब हैं और फिर पता चलता है नहीं डिले कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अमेरिका चाहता है कि ऑनरेबल एग्जिट जिसमें उसकी नाक भी ऊंची रहे, ठीक है, ताकि वो दुनिया को ये दिखाए कि ओ वी हैव वन द वॉर। ठीक। और क्योंकि अमेरिका की जो सदर साहब हैं वो बहुत डिल्यूजनल हैं अपने बयानात में भी और अपनी थिंकिंग में भी, तो दैट इज वाई वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग उनको मानते भी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि यही बात जो आज ये जुम्मे को कह रहे हैं क्या ये ईद के दिन भी यही बात करेंगे और मिडिल ऑफ द वीक भी यही बात करेंगे। तो अगर तो ये बात करते हैं तो फिर दैट मीन्स इट्स अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। अगर ये नहीं है तो ये मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स को अपीज करने के लिए फॉर देयर आइज एंड ईयर्स ओनली ये कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अमेरिका ने अपने आप को इस जंग में इनिशियली कमिट तो कर लिया, बट जो आपने बात की कि शिफ्टिंग गोल पोस्ट जो है, बिकॉज देयर वाज नो एंड ऑब्जेक्टिव, इट वाज जस्ट कि हम एंड पे करेंगे, 2 धमाके करेंगे, जो ईरान है वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह क्रम्बल कर जाएगा। तो ऐसे नहीं होता। और आप रिजीम चेंज भी ऐसे नहीं लाते। वो ज़माने गए जहां आप इस तरह का करते थे। हाँ, अमेरिका ने उनकी सीनियर क़यादत को तबाह कर दिया है, अब सेकेंड ईयर क़यादत बीच में आई हुई है, बट ईरान का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो आप इस तरह किसी भी, और हम ईरान की क्या बात करते हैं, आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी एक ये बात कही थी कि हम ईरान को तो कहते हैं जो कि एक बड़ी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम था। हम अगर अफगानिस्तान में भी चले जाते हैं कि जो कि 40-50 साल से सियासी और जंगी इंतशार में बुरी तरह से डूबा हुआ था, बुरी तरह से ब्रेक हुआ था। तो अमेरिका अपनी इतनी हैवी माइट और अपने एलाइज के साथ, आईसैफ के साथ और नॉन नेटो एलाइज को साथ में जमा करके वो वहाँ जंग नहीं जीत सके। तो एक इस तरह के मुल्क में जंग जीतना तो बड़ा मुश्किल होगा। प्लस ये है कि बहुत सारे अमेरिका के वो ममालिक जो कि गल्फ में थे, वो भी अब अमेरिका से ये डिमांड करते हैं कि जी व्हाट हैपेंड, आप जो यहाँ आए थे इतने दावे बना के और आपने हमारे मुल्कों पे हमले कराए हैं, तो आप जरा अपनी क्रेडिबिलिटी तो हमें प्रूव करके दिखाएं। तो वो एक माचोइज्म का जो एक ट्रैप है, अमेरिका उसमें बुरी तरह फंसा हुआ है। दिस इज द अदर एंगल कि आप जंग तो बआसानी शुरू कर सकते हैं, पर जंग से रिहाई हासिल करना इतना आसान नहीं होता। और वो ऑनरेबल एग्जिट जैसे आपने कहा कि उसकी कोई राह तलाश करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त अमेरिका की तरफ से। डॉक्टर सलमा मलिक, thank you very much for joining me today on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned.
मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को दवाम बख्शने के लिए भारत 9 आबादियाती मंसूबों पर अमल पैरा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में गैर कश्मीरी हिंदुओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों और आबाई ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो मोदी हुकूमत के हाथों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पामाली को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आपके पड़ोसी मुल्क में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आए हैं, ख़ास तौर से 2014 के बाद हालात देखें तो एक ही नहज पे उन्होंने अपने मुल्क को रखा, और वो ये था कि जी पाकिस्तान को हमने बदनाम करना है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। पाकिस्तान जब तक दुनिया से अलग थलग नहीं होगा, ना हमारी तरक्की होगी और ना ही दुनिया की तरक्की होगी। और यही मिशन लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। अब ख़बरें क्या हैं वो पूरी दुनिया देख रही है कि कौन इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, कौन सफारती तन्हाई का शिकार है। एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट सामने आई है इस पे, और वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला जो कैंपेन थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो गई है। मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ, और आज पाकिस्तान जो है वो तमाम ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए है। बैक वक्त वो कहते हैं कि जी वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान, रियाद सबके साथ उनके बड़े ज़बरदस्त राब्ते मौजूद हैं, और पाकिस्तान ख़ित्ते में तन्हाई की बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक बड़ा अहम फरीक बन चुका है। और हम देख रहे हैं जो रीसेंट ईरान और अमेरिका का तनाज़ा है उसमें इनको एक टेबल पर लाना, या एटलीस्ट पाकिस्तान ने जो एक मैसेंजर का किरदार अदा किया है, अगर एक टेबल पर नहीं भी आते हैं तो भी इस नहज तक इस मामले को ले आए कि वो मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं, जिसका बार बार अब दोनों अतराफ से ऐलान भी किया जा रहा है। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे अगर आप वाकई देखें, जो थोड़ी सी भी दानिशमंदी का मुजाहरा करने वाले लोग हैं भारत के अंदर, वो भी सवाल उठा रहे हैं। जो उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो भी इस पे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोदी ने हमारे जो भारत के साथ जो किया है, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ हमको लेकर आए हैं, बड़ी मेहनत करके हमने भारत को इस चीज़ से निकाला था, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, तमाम मामला जो हैं वो बिल्कुल पहले वाली स्टेज पर आ गए हैं। फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आज भारत एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है।
आप सबके इल्म में है कि भारत की तरफ से या उनकी जो एजेंसी है रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पे पाकिस्तान तो चलें जो शवाहिद देता था सो देता था, लेकिन बाहर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उस पर खामोश रहता था। लेकिन जब कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, फिर अमेरिका में एक और सिख रहनुमा के ऊपर ये असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से भी इस पर बहुत ज़्यादा बात सामने आने लगी। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे भारत का नाम लिया था जब उनके मुल्क के अंदर इस तरीके से वहाँ पे कत्ल हो रहे थे और लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। सो जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक काउंसिल का एक इजलास हुआ है और उसके दौरान भी जो भारत की ये आलमी दहशतगर्दी है उसकी रिपोर्ट पेश की गई है। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप जो कि बेक के नाम से जाना जाता है और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल, उन्होंने भारत की ये जो सरहद पार कार्रवाइयाँ हैं उस पर बाकायदा तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी की है और इसमें यही बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे किन किन रहनुमाओं को कत्ल करवाया गया, कहाँ कहाँ रॉ की इन्वॉल्वमेंट है और लोगों को डराने धमकाने में। ये बियॉन्ड बॉर्डर्स रिपोर्ट है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम दावे किए गए हैं और कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में सिख कारकुनों को दबाने के लिए और धमकियाँ देने के लिए और जो खुफिया ऑपरेशंस भारत ने किए हैं, ये तमाम वो हथकंडे थे जिनका भारत सहारा लेता रहा है। इसी पे ज़रा बात करते हैं सेगमेंट के अंदर। टू टॉक मोर अबाउट दिस हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट अहमद मंसूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लिस्ट अभी बहुत लंबी है, बहुत से इल्ज़ामात इस रिपोर्ट में थे, वो अगर मैं बताना शुरू करूं तो सारा वक्त ही गुजर जाएगा। ये बताइए कि ये हुआ क्या यकायक कि भारत के अंदर भी अब बड़ी तशवीश और बड़ी परेशानी बनती चली जा रही है कि हम हर फोरम पर एक्सपोज भी हो रहे हैं और हम जो हैं वही तन्हाई का शिकार हैं। देखिए सादिया अफजाल साहबा, ये जो अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हकीकतन पूरे 10 साल का अहाता है और वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपनी जो एक लाइन ऑफ एक्शन तय की कि उन्होंने करना क्या है, वो इंडिया में क्यों बरसे इक़्तिदार आए हैं, वो एक्सपोज की है कि वो अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए, वो शाइनिंग इंडिया का जो नारा था उसके लिए नहीं आए, वो सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए आए। और फिर इस रिपोर्ट में ये भी हमें पता चलता है कि और हम ये इसको आम ये समझते भी हैं कि जब आप किसी अपने मद्दे मुकाबल को गिराने पे सारी तवानाई खर्च करते हैं तो आप असल में अपने आप को गिरा रहे हैं। इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ यही हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए, नाकाम रियासत साबित करने के लिए, दुनिया में तनहा करने के लिए पूरा जोर आपने लगाया और उसके लिए आपने हर तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल किए कि जो अब एक ओपन जो एक सीक्रेट है कि वो कानूनी नहीं है, वो इखलाकी नहीं है, वो आपके इंडिया के आइन में भी शायद उनकी गुंजाइश ना हो, लेकिन आपने वो तमाम हरबे भी इस्तेमाल किए और 2016 से आप शुरू होते हैं और आप ये जो फॉल्स फ्लैग है इसकी जो पूरी फहरिस्त है वो तो है ही है, उसमें उड़ी है, उसमें आपका ये जहां पहलगाम तक हम आते हैं तो वो तो एक है कि अब दुनिया तो उसको इतना मजाका खेज समझती है, उस पर कमेंट भी नहीं करती। पहलगाम का आपको याद होगा कि बड़ा वावेला किया किसी ने उस पर, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा हरबा नहीं छोड़ा। उन्होंने आपका जो फाइटअप वाला देखें ग्रे लिस्ट वाला, वो पाकिस्तान को शिकंजे में फंसाने के लिए बहुत बड़ी वारदात इस्तेमाल की। ये तो फिर हमारी जो लीडरशिप एक मुसलसल अमल, आपको पता होगा GHQ में भी एक सेल बना था और फिर इस पे सारे जो हमारे माहिरीन हैं उन्होंने इसको किया और हम फिर वापस वो जो ग्रे लिस्ट और उसका मामला था उससे निकले। ये बहुत बड़ा आपका मुआशी अटैम्प्ट थी जो इंडिया ने इस पे की थी। इसी तरह के उन्होंने हरबे आपको एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से जो वावेला और प्रोपेगेंडा, और हुआ क्या कि आज उसी इंडिया को खुद सामना है कि वहां जब वो बात करते हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स की तो आम जहन में तासुर ये आता है कि पाकिस्तान के बारे में बात होगी कि इंडिया ने पाकिस्तान में ये किया, लेकिन जनाब इस रिपोर्ट में जो जिनेवा में पेश हुई है इसमें क्या है, इसमें तो भाई अमेरिका की बात है, कनाडा की बात है, बरतानिया की, और इस सब से भी बढ़ के जो जर्मनी का जो मामला सामने आया कि वहां उनकी जो इंटेलिजेंस खुफिया इदारे हैं उन्होंने एक नेटवर्क्स कायम किए। नेटवर्क्स क्या थे? जो इंडियन शहरी वहां मौजूद हैं जर्मनी में, वो सिख हैं, वो मुसलमान हैं, वो दीगर अकलियतें हैं, तामिल हैं, वो उनकी निगरानी। और ये जो यूरोपीय ममालिक में इस तरह खुफिया एजेंसियों की तरफ से शहरियों के हवाले से जो निगरानी, फिर उनको थ्रेट करना, ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। ये निगरानी का भी जरा बता दीजिए, या इनकी मुखालफत बेसिकली अगर है तो वो क्यों है?
है कि ये वो लोग हैं जो इंडियन हुकूमत या उनकी रॉ उनकी एजेंसी के ख़िलाफ़ बड़े खुल के बात करते हैं। और ऑब्वियसली पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तो एक मूवमेंट है, वो खालिस्तान मूवमेंट है कि वो अलहदगी चाहते हैं। सो ये बुनियादी वजह है उनके इख्तलाफात की है, इनकी निगरानी करने की है, इनको मारने की, धमकाने की। अच्छा, दुनिया में खुफिया एजेंसीज का किरदार हमेशा से क्वेश्चनेबल उसमें रहा है और वो अपने मुल्क के जो मफादात हैं उसके लिए, कौमी सलामती के लिए काम करती हैं। लेकिन ये जो टारगेट हो रहा है, ये इतना इसका जो आप देख लें कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी, उसकी जमात, उसके इक़्तिदार के खिलाफ बात करने वाले, सही है, ये एक तो शख्स के खिलाफ, एक शख्स के, तो यानी कि ये कोई इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का कोई उसमें मैटर नहीं है, उसमें भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप जिस मुल्क में है उसके कानून को आप बाईपास करें, आप उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें कि ये हमारा मुजरम है, हमारे कानून के तहत आपके मुल्क में आके बैठा है, तो आप इसको टेकन टू टास्क लाएं। ये थोड़ी है कि आप दूसरे मुल्क में अपने जो आप गैर कानूनी हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करें और फिर उनको वहां पे, और इसी को ही बुनियाद बना के आप देखें, इसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, दुनिया का कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। आपने जो हवाला दिया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, वो उन्होंने पार्लियामान के अंदर उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा फिर मेरे होते हुए मेरे शहरी हैं ये जो सिख यहाँ पे कनाडा में हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे जितनी बड़ी पावर हो इंडिया की कि आप इकोनॉमी बड़ा मुल्क, वो उन्होंने देखे फिर उसके बाद कितना ये दीवार से लगाया। ये एक तरह से माफिया मांगने पर आ चुके थे। अभी भी वो केसेस चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए, वो लटकती तलवार है। और अब ये जो जर्मनी की अदालतों से भी फैसले आए हैं, तो ये भी एक तरह से सबूत हैं जो इनके इस तरह के जो बियॉन्ड बॉर्डर्स आप टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं खुफिया इदारों की, ये कोई मुल्की मामलात नहीं है। ये देखें, यही तो ये इंडिया का एक इस वक्त जो परसेप्शन बनती जा रही है पूरी दुनिया में, जिसने इंडिया को तनहा किया है। पाकिस्तान को तो वो कोशिश कर रहा था, तनहा क्या किया कि भाई ये वो मुल्क है कि जो सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान इस्तेमाल करना जानता है, वो इस तरह के हथकंडे, वो अपने मुखालफिन को हर जो जबर के जरिए दबाता है, अपने मुल्क के जो मामलात हैं उसको वो मुख्तलिफ रंग दे के वो फैलाता है। तो दुनिया में हर वो नफरत अंगेज काम करता है जो जिसकी दुनिया में गुंजाइश नहीं। इसलिए आज इंडिया उससे पूरी दुनिया मोहतात है। और पाकिस्तान फिर वो रीजनल पावर बनने चले थे, सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे थे। अच्छा, ये जो भारतीय नेटवर्क्स की हम बात करें, ये ख़ासतौर से जर्मन की जो अदालती फैसला है, इसके दीगर ममालिक पे जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं, जहाँ भारतीय नेटवर्क्स चल रहे हैं, वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको एक्टिविटीज़ में कमी नज़र आएगी? ये सेल्स जो हैं, नेटवर्क जो हैं, ये बंद हो जाएंगे? ज़ाहिर है वो खुफिया एजेंसी, जैसे आपने कहा कि काम कर रहे होते हैं, सवालात भी उठते हैं, या मोहतात जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो उसके तहत क्या चीज़ें हैं जो आपको तब्दील नज़र आ सकती हैं भारत के बिहाफ पे या भारत के एजेंसी की तरफ से? देखें, एक तो ये है कि जो दुनिया का परसेप्शन टुवर्ड्स इंडिया वो तो चेंज हुआ है। अब इसको इन्होंने कैसे, ये खुद क्या तब्दील करेंगे, क्या तब्दील करेंगे? अच्छा, उसमें एक और जो अहम अब बात ये है, ये मामला इसलिए भी बड़ा इंडिया के लिए परेशान कुन हो सकता है क्योंकि दुनिया में अब जो ताल्लुकात हैं, जो खारजा पॉलिसीज हैं, वो इन मुल्कों का जो ये डीएनए होता है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती हैं। तो जब वो देखेंगे कि ये कौम ऐसी बन चुकी है, यहाँ के हुक्मरान ऐसे हैं, ये काबिल एतमाद नहीं रहे, ये मुजरमाना जहनीत रखते हैं, तो फिर वो अपने जो रिलेशंस हैं उसमें बड़े मोहतात हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े एग्रीमेंट्स खत्म हुए हैं इस तरह के मामलात पे। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं यूएन की या जिनेवा में पेश हुई या अल जजीरा ने जो सारे फैक्ट्स दिए हैं, तो अब ये मैटर करेंगे। वहां पे कोई हुकूमत इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बेहतर करना चाहेगी, उनकी पार्लिमान की तरफ से आवाज उठेगी, वहां के अवाम की तरफ से उठेगी कि आप ये किन के साथ बैठने जा रहे हैं। तो ये इंडिया को फ्यूचर में बल्कि अभी से सामना है इसका, ये उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल सफारती महाज पे बनने जा रही है और बन रही है। लेकिन उनको इदराक शायद इस वजह से नहीं है कि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको लगता है कोई तब्दीली नहीं आएगी? वो यही 2029 तक तो जी मोदी साहब हैं। हाँ, और जो पिछले 10 सालों में जिस ट्रैक पे इंडिया को लेके गए हैं, तो वो अगले 3-4 साल में मेरा तो नहीं ख्याल कि वो उसको वो बदलेंगे, और ये बदल पाएंगे। अहलियत भी नहीं है। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कोई पॉलिसी या कोई, उनके पास इसके अलावा कुछ देने को, डिलीवर करने को है नहीं। तभी वो ये फजूल चीजों के पीछे, और सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उनके हवास पे पाकिस्तान सवार है। उस चक्कर में उन्होंने अपने इंडिया का बेड़ा गर्क कर लिया। 2029 तक जैसे आपने कहा कि जी ये मोदी बैठे हुए हैं, तब तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनके अपने मिसाल के तौर पे मैं हमेशा वो देखती हूँ, वो कांग्रेस के उनके शशि थरूर हैं, वो बड़ा खुल के बात इस पे करते आए हैं। लेकिन एक टाइम था जब ये पाकिस्तान के साथ जंग हो रही थी, तो शशि थरूर की क़यादत में नरेंद्र मोदी ने एक वक्त भेजा था बाहर के, जी कहें जाके कि पाकिस्तान हार गए और हम ये जंग जीत गए, उसमें नाकाम हुए। दोबारा से शशि थरूर और इन जैसे और लोग
लोग जो हैं बोलना शुरू हो गए। दबाव बढ़ेगा उनकी नरेंद्र मोदी सरकार पे या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? वहाँ चूंकि एक हिंदुत्व स्टेट बनाने में तो मोदी का ये कारनामा है, वो भारत को वो बना चुका है, तो इसलिए जब वहाँ पे एक बीजेपी और उसकी जो पीछे उसके ऊपर जिसका हाथ है आरएसएस और वो एक सोच है हिंदुत्व, जब उनका होल्ड है तो वो तो जबर तो आपको बढ़ता नजर आएगा। जब आवाजें उठेंगी ये और ज्यादा उस पे, तो वहां क्यास होगा, वहां पे ये नफरतें बढ़ेंगी। इंडिया स्टेबल होता नजर नहीं आ रहा मुझे। इंडिया में ये अदम इस्तेहकाम है, ये बहुत ज्यादा होगा और नरेंद्र मोदी की जो कमांड है वो कमजोर होगी। उसकी कमांड कमजोर होने का ही नतीजा है कि आज आलमी मामलात में इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने सारी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली है। इस वक्त पाकिस्तान जो इस वक्त आलमी प्लेयर है, किस वजह से है? इस पूरे रीजन में, बल्कि इससे दाएं बाएं भी आप देख लें तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो एक विजन दिया है, जो मामला फहमी दी है और अमन के लिए बात की है, इस्तेहकाम के लिए बात की है और दूसरों का भी सोचा है। इंडिया तो शायद अपना भी नहीं सोच रहा, उसकी लीडरशिप अपने अवाम का नहीं सोच रही। तो ये जो बहुत बड़ी एक खामी है मैं समझता हूँ इंडियन जो आप उनकी जो पॉलिटिक्स में भी हमें नजर आ रही है, तो उनकी जो आवाजें हैं वो इसीलिए बढ़ती जा रही हैं कि उनको भी नजर आ रहा है कि हम गलत ट्रैक पे थे। तो नरेंद्र मोदी वहां अब कैसे तन्हा होता है, उसको कैसे काउंटर करते हैं, ये तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। ये एक और चीज़, जिस आपने कहा कि ऑब्वियसली खुद अगर ये तनहा हो गए हैं तो सवाल तो उठेंगे, पॉलिसी ने आपकी आखिर हमारे शहरियों को या हमारे मुल्क को दिया क्या है? पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, पाकिस्तान दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में रिजॉल्व कराने में भी आगे आगे नज़र आ रहा है। पिछले दिनों इस सारी सिचुएशन के बाद इंडिया से आवाज़ें आना शुरू हुई कि जी हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। यहाँ तक कुछ उनके स्कॉलर्स में देख रही थी, सोशल मीडिया पे आपको मुख्तलिफ पॉडकास्ट में इंटरव्यूज़ देते हुए कि जी पाकिस्तान से बात करने में इंडिया को अब पहल करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान उस स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आ चुका है और हम नहीं हैं। सो आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई पाकिस्तान के साथ टॉक्स वगैरह भी मुमकिन हैं? जो अभी फ़िलहाल रवैया है, जो अल्फाज, जो बयानात पाकिस्तान के हवाले से आ रहे हैं, उसको देख के तो लगता नहीं है। देखिए 10 साल का बैकलॉग है और ये इतना बड़ा बोझ है नरेंद्र मोदी पे कि वो मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से रिवर्स गियर लगा सकता है और पाकिस्तान के साथ वो बैठने की बात कर सकता है। उसने अपने तमाम जो फॉलोअर्स हैं, उनका जो कल्ट है वहाँ भी, तो उसको इतना पुख्ता उनके दिमागों को कर दिया है कि वो तस्लीम ही नहीं करेंगे कि भारत बैठे पाकिस्तान से कोई अमन की बात करे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ अगर इंडिया पे कोई दबाव, आलमी दबाव आता है और उसके इम्कानात मौजूद हैं, वो इस वजह से कि इंडिया इस वक्त डेस्परेट है, नरेंद्र मोदी डेस्परेट है कि ट्रंप के साथ उसके रिलेशन बेहतर हों। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप या जो यूरोप या जो जिन ममालिक से इंडिया की दोस्ती है वो भी अब ये कहते हैं कि आप बैठें और ये मामला हल करें, क्योंकि जो आप पाकिस्तान के हवाले से कहते रहे हैं अब हम आपका बयानिया बाय नहीं करते, तो फिर हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको याद होगा कि वो कश्मीर के मामले पे कहा था मैं मीडिएशन कराने को तैयार हूँ। फौरी तौर पर वहाँ से रिएक्शन आ गया था कि नहीं जी कश्मीर पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमें तो मीडिएशन चाहिए ही नहीं। यही एक बड़ा जो नुक्ता है। लेकिन इसमें देखें हमें थोड़ा ये ज़रूर देखना है कि जो एक वो बना था गजा का बोर्ड ऑफ पीस, जी बिल्कुल, वो अगर अपने नताइज हासिल करता, अगर वो तमाम जितने स्टेक होल्डर्स ममालिक हैं उनकी उमंगों के मुताबिक और अवाम खास तौर पे फ़लस्तीनी उसके मुताबिक कुछ चीज़ें सामने आती, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ फिर कश्मीर अगला फ्लैश पॉइंट होता। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर पाकिस्तान का भी दबाव, और हो सकता है कि अभी जैसे ये ईरान और अमेरिका की जो ये मुआहदा है, जंगबंदी है, उसके बाद भी पाकिस्तान की जो कश्मीर के ऊपर हमारी एक आवाज़ है उसको तो दुनिया को बड़ी संजीदगी से अब सुनना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो ये वक्त आने वाला है कि नरेंद्र मोदी दिल से नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनको प्रेशराइज करें इस पे बात करने के लिए, या मीडिएशन अमेरिका की वो किसी सूरत मोदी से कबूल करवा लेते हैं, तो फिर कोई टॉक्स के आसार हैं। लेकिन सर फेहरिस्त कश्मीर ही होगा। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जितने इस वक्त आसाबी तौर पे कमजोर हो गए हैं वो ट्रंप के एक ट्वीट की मार है। चले हेमंत मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक।
दुनिया की सियासत में बाज़ औक़ात एक मामूली तिजारती तनाज़ा भी किसी मुल्क की पॉलिसियों, उसकी आलमी साख और सफारती हैसियत पर बड़े सवालात खड़े कर देता है। आज भारत को भी एक ऐसे ही बहरान का सामना है। चीन ने भारतीय नॉन बासमती चावल की कम से कम 70 खपतें ये इल्ज़ाम आयद करते हुए मुस्तरद कर दी हैं कि उनमें जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा यानी GM फसलों के आसार पाए गए हैं। ये मामला सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये भारत की ज़रई पॉलिसी, उसकी शफाफियत और उसकी बैनुल-अक़वामी साख पर एक संजीदा सवालिया निशान बन चुका है। दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि भारत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि मुल्क में सिर्फ BT कॉटन को तिजारती सतह पर इजाज़त हासिल है और किसी भी GM चावल की सरकारी मंजूरी नहीं दी गई। अगर वाकई ऐसा है तो फिर चीन की बंदरगाहों पर बार बार भारतीय चावल में GM मवाद कैसे दरियाफ्त हो रहा है? ये सवाल सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है। भारत की वजारत माहौलियात ने 30 अप्रैल के अपने मेमोरेंडम में भी वाज़ेह किया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC ने किसी GM चावल की मंजूरी नहीं दी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने भी इसी मौक़िफ़ की तायद की, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। अगर भारत वाकई GM चावल पैदा नहीं करता तो फिर या तो इसके ज़रई निगरानी के निज़ाम में शदीद खामियां मौजूद हैं या फिर हुकूमत आलमी बिरादरी से सच छुपा रही है। दोनों सूरतें भारत के लिए तशवीशनाक है। मजीद हैरत अंगेज पहलू यह है कि चीन का अपना सर्टिफिकेशन इदारा CCIC जो भारत के शहर विशाखापट्टनम में मौजूद है, वो इन्हीं चावल की खपतों का मुआयना और मंजूरी दे रहा था। इसके बावजूद चीनी बंदरगाहों पर इन्हीं खपतों को मुस्तरद कर देना इस बात की अलामत है कि या तो भारतीय निज़ाम नाकाबिले एतमाद हो चुका है या फिर दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान इंतहाई गहरा हो गया है। इस बहरान के असरात अब वाज़े तौर पर सामने आना शुरू हो गए हैं। 3 भारतीय कंपनियों के दरामदी लाइसेंस मुअत्तल किए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 200 कंटेनर्स बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। भारतीय बरामद कुनंदगान शदीद बेयकीनी का शिकार हैं। किसान परेशान हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक ने भारतीय चावल पर सवाल उठा दिया तो कल दूसरे ममालिक भी यही रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत ने जनवरी 2026 में बड़े फख्र से ऐलान किया था कि वो चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैदावार की दौड़ में मेयार कुर्बान हो जाए तो क्या ऐसी बरतरी वाकई काबिल फ़ख्र रह जाती है? अफसोस की बात यह है कि भारत ने गुज़श्ता चंद बरसों में ज़रई शोबे को साइंसी और पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के बजाय सियासी तशहीर का ज़रिया बना दिया। हर कामयाबी को कौम परस्ती के शोर में तब्दील किया गया, जबकि ज़मीनी मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। यही वजह है कि आज भारत की ज़रई बरामदात आलमी शुकूक व शुबहात की जद में है। चीन के साथ भारत के ताल्लुकात पहले ही सरहदी तनाज़ात, तिजारती कशीदगी और जोग्राफियाई सियासत की वजह से तनाव का शिकार है। ऐसे में ये चावल तनाज़ा महज एक तकनीकी मामला नहीं बल्कि एक सफारती धचका भी है। चीन ने दरअसल भारत को ये पैगाम दिया है कि आलमी तिजारत में सिर्फ दावे काफ़ी नहीं होते, एतमाद और मेयार भी ज़रूरी होता है। भारत की खारजा पॉलिसी गुज़श्ता कुछ अरसे से बड़ी ताकत बनने के ख्वाब के गिर्द घूम रही है। नई दिल्ली खुद को आलमी जुनूब की आवाज़ और उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर पेश करता है, लेकिन जब बुनियादी तिजारती मेयारात पर सवालात उठने लगें तो ऐसे दावे कमज़ोर पड़ जाते हैं। दुनिया की मंडियाँ एतमाद पर चलती हैं। अगर किसी मुल्क की मसनूआत के बारे में ये तासुर पैदा हो जाए कि वो गैर शफ़ाफ हैं या उनमें ममनुआ मवाद शामिल हो सकता है तो उसके असरात सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं रहते। यही वजह है कि आज भारतीय चावल का मसला भारत की सफारती साख से जुड़ चुका है। भारत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। दुनिया सिर्फ पैदावार के आदाद शुमार नहीं देखती बल्कि मेयार, शफाफियत और एतमाद को भी अहमियत देती है। अगर भारत वाकई आलमी इक्तिसादी ताकत बनना चाहता है तो इसे महज दावों और मीडिया मुहिम्मात से आगे बढ़कर अपने निज़ाम को काबिल एतमाद बनाना होगा, वरना आज चावल मुस्तरद हुए हैं, कल शायद दूसरी मसनूआत भी आलमी मंडियों में सवालात की जद में आ जाएं। चीन की जानिब से भारतीय चावल की खपतों की मुसलसल वापसी दरअसल
एक बड़े मसले की अलामत है। भारत की वो पॉलिसी जिसमें तेजी से तरक्की दिखाने की कोशिश तो बहुत है, मगर मेयार, निगरानी और सफारती हिकमत अमली कमजोर दिखाई देती है। आलमी सियासत में ताकत सिर्फ फौज या मईशत से नहीं आती, एतमाद से भी आती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा नुकसान शायद मौशी नहीं बल्कि एतमाद के बहरान की सूरत में हो रहा है। अगर नई दिल्ली ने इस मसले को संजीदगी से ना लिया तो ये तनाज़ा सिर्फ चावल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि भारत की आलमी तिजारती साख के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन सकता है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.